ठीक है, तो फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन में हमें एक तो कहानी हम शुरू से ही देख रहे हैं, जैसे जिब्रेलिन की डिस्कवरी की बात की तब से कहानी देख रहे हैं कि इंटरनोडल इलोंगेशन होता है, तो स्टेम इलोंगेशन। क्लियर? फर्स्ट इज स्टेम इलोंगेशन, प्रायोरिटी हमें याद रखना है। सेल इलोंगेशन भी जिब्रेलिन का वर्क है, लेकिन स्टेम इलोंगेशन को आपको प्रेफरेंस देना है। The gibberellins induce elongation of the internode. Second, leaf expansion. जब वो लीफ बड पे एक्ट कर रहा था, मतलब लीफ की साइज, लीफ में अब इंटरनोड तो होगा नहीं बेटा, तो लीफ में हमें कैसे करना है, मिडरिप को बढ़ाते हुए मिडरिप की ग्रोथ, वेन की ग्रोथ, सब चीज लीफ का लैमिना को एक्सपेंड करना है। दैट इज द रोल ऑफ जिब्रेलिन। ये लीफ अभी इतनी बड़ी थी, अब लार्ज हो गई है, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी को अचीव करने के लिए कि व्हाट इज द लिमिटेड ग्रोथ ऑफ लीफ इन पर्टिकुलर स्पीसीज, तो उसको अचीव करने के लिए जिब्रेलिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर है? इन मेनी प्लांट्स लीव्स बिकम ब्रॉडर एंड elongated when treated with gibberellic acid. This leads to increase in photosynthetic area. पता है हमें लैमिना बढ़ रहा है, मतलब वहां पे मेसोफिल सेल बढ़ गई होंगी, क्लोरोप्लास्ट कंटेन बढ़ गया है, तो हमें क्या होगा, फोटोसिंथेटिक एरिया बढ़ जाएगा, विच फाइनली इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट। इंटरेस्टिंगली जिब्रेलिन शो नो इफेक्ट ऑन रूट्स। रूट्स को नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें पता है रूट्स में नोड और इंटरनोड नहीं है। क्लियर? नोड नहीं है, तो वहां पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा कि वो रूट की साइज को एलोंगेट करके बढ़ा दे, एकदम रूट डेप्थ में चली जाए बहुत ज्यादा। क्लियर? उसमें मेन रोल है साइटोकाइनेसिस का और ऑक्सिन का। इंटरेस्टिंगली, तो ये याद रखना बेटा थोड़ा, कि ये जो आप इंटरनोडल इलोंगेशन कर रहे हो वो स्टेम में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं आया। एनसीईआरटी में पहले डिस्कवरी वगैरह पढ़े हुए हो, वो जो हमने बताया बैकेना डिजीज वाला, वो ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिब्रेलिन शो नो इफेक्ट ऑन रूट्स। तो आप कहाँ कहाँ इफेक्ट देख रहे हो उसका, स्टेम एंड लीफ में। रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिस, ये भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, कि एक कोई जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है, उसको आप ट्रीट करके जिब्रेलिन से उसका फिनोटाइप चेंज कर सकते हो, जीनोटाइप चेंज नहीं होगा, तो ड्वार्फिस से अलग हो गया, टॉलिज्म हो जाएगा। ठीक है, उसकी हाइट बढ़ गई तो टॉल हो जाएगा। One of the most striking features effect of gibberellin is the elongation of genetic dwarf mutant varieties of plant like corn and pea. Bolting and flowering. अब सुनो इसको ध्यान से, जो अभी हम बता रहे थे कि बोल्टिंग और फ्लावरिंग, इसको हम ऐसे स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं जहां पे आपको नेचुरली एक बर्ड को आप देख रहे होगी और वही ह्यूमन रिसोर्स में यूज हो रहा है, मतलब ह्यूमन उसी को एग्रीकल्चर में यूज कर रहा है। क्लियर? तो कैबेज एंड हेनबेन इसका एग्जाम्पल होते हैं। इंड्यूस्ड स्टेम एलोंगेशन इन रोजेट प्लांट, ये रोजेट प्लांट है, रोज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये क्या है, ये लीफ है बेटा, फ्लावर तो है नहीं। क्लियर? तो लीफ है मतलब ये ब्रांच पे होगा, ब्रांच है मतलब ये क्या हो गया, प्लांट के स्टेम वाले पार्ट का ही पार्ट है, उस पे लीफ लगी हुई है। रोजेट गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अरेंजमेंट है। तो कैबेज में अगर हम इसको ट्रीट, देखो थोड़ा किचन में भी कभी कभी चले जाया करो तुम लोग, किचन में देखना, मार्केट में तो हमेशा कैबेज आजकल अवेलेबल रहती है 12 मंथ। तो कैबेज में जब कट करते हैं तो बीच में आप ऐसे देखोगे, बीच से एकदम सेंटर से कट करना उसको, लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली नहीं, लॉन्गिट्यूडनली कट करोगे तो ये पोर्शन आपको इस तरीके से दिखेगा। इसमें बहुत लीफी लीफी एकदम कहें कि बहुत टाइटली बाउंड लीफ दिखेंगी, एंड ये आपको सेंटर में एक हार्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये स्टेम है, ये लीफ है। अब ये स्टेम है तो इसमें नोड इंटर नोड होंगे बेटा। क्लियर? तो अगर आप इसको जिब्रेलिन से ट्रीट कर दोगे तो इसके सारे नोड ट्रीटेड हो जाएंगे और दो नोड के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये कैबेज जो आपको रोजेट स्ट्रक्चर दिख रहा था, वो कैबेज इस तरीके का एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। अरे छोटे पे नहीं, एक वो क्राफ्ट भी बनाते थे। क्लियर? खाली रिबन को रोल 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 करके फिर उसके एंड पॉइंट से उसको खींच देते थे तो वो लंबा हो जाता था। तुम लोग नहीं बनाया क्या? ये तो स्कूल में सिखाया जाता था। बनाया किसी ने? तो वही क्या हो गया बेटा, बोल्टिंग इफेक्ट हो गया। समझ में आया? तो वैसे ही कुछ है ये।
तो आप इस जो कैबेज का ये नोडल रीजन था, उसको जिब्रेलिन से ट्रीटमेंट करने के बाद वो रिजल्टेंट क्या दिखा कि वो छोटे से प्लांट। अब मार्केट में जाओगे बेटा, अभी हमारा माइंड सेट है कि यही हेल्दी है, ठीक है, इसको यूज करना है, तो हमें ज्यादा यील्ड मिलेगी, ज्यादा अच्छे साइज की लीफ है यहाँ पे, हम चाउमीन में डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। क्लियर। अब कोई वहीं बगल में एक ठेला लगा के बैठा है, वो इस तरीके से बोल रहा भाई हमारी पत्ता गोभी ले जाओ बहुत अच्छी है, तुम कहोगे क्या ही बेवकूफ बना रहा है, ये पत्ता गोभी है। तो वो पत्ता गोभी में जिब्रेलिन को ट्रीट करके वहां पे फ्लावरिंग को इंड्यूस कर दिया गया। देखो यहाँ पे फ्लावरिंग, स्मॉल लीव्स, इस तरीके के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। क्लियर है। तो एक रोजेट स्ट्रक्चर वाले प्लांट को इंडक्शन करके इलोंगेट कर देना, दैट इज नोन एज बोल्टिंग इफेक्ट। एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्टिव पर्पस। ऑब्जेक्टिव में तो कैबेज की कहानी किसी को नहीं भूलोगे, और जिब्रेलिन से भले ट्रीट किया गया किससे ये भूल जाओ, लेकिन जो कैबेज को लंबा करके एक ठेले पे आपकी नॉर्मल कैबेज, एक ठेले पे आपकी ये बोल्टिंग वाली कैबेज ऐसी रखी है, तो आप ये वाला खरीदते हो जाके, यही खरीदोगे, ये दिखेगा ही नहीं क्योंकि मार्केट में ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, तो इसको फिर ग्रो नहीं किया गया। हाँ वैसा ही वैसा। ठीक है। जिब्रेलिन इंड्यूस स्टेम इलोंगेशन इन रोजेट प्लांट, एग्जांपल कैबेज हैनबेन। सच प्लांट शो रिटार्डेड इंटरनोडल ग्रोथ। रिटार्डेड मतलब इंटरनोडल ग्रोथ कैसा था उसका, सप्रेस था, कम था, तभी तो आपको लीफ। अब इसी को हम अगर रिड्यूस कर दें, दबा दें एकदम पूरा, तो ये रिवर्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो वो नेचुरली है तो कैसा है, रिटार्डेड इंटरनोडल ग्रोथ एंड प्रोफ्यूज लीफ डेवलपमेंट। और जब ग्रोथ कम हो रही है तो वहां का वाटर मिनरल्स किधर जाएगा बेटा, लीफ को डेवलपमेंट करने में जाएगा, तो आपको लीफ की ग्रोथ अच्छी दिखेगी। In these plants, just prior to the reproductive phase, the internodes elongate enormously. रिप्रोडक्टिव फेज मतलब अगर आप कैबेज को कैबेज की तरह नहीं तोड़ोगे तो ये आगे जाके फ्लावरिंग करेगा ना बेटा। तो रिप्रोडक्टिव फेज, द इंटरनोड्स elongate enormously, causing a marked increase in stem height. This is known as बोल्टिंग। तो जो कैबेज की क्रॉप लगाने के लिए रखते हैं वो उसको बोल्टिंग इफेक्ट तक जाने देते हैं, एंड उसके बाद उसके फ्लावरिंग से सीड को स्टोर करके रख। कहानी समझ में आई। लेकिन हम इसको रोजेट प्लांट पे ऐसे इंड्यूस करके उसको मार्केट में नहीं ला सकते क्योंकि दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। नाउ नेक्स्ट है एंजाइम फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिब्रेलिन ग्रोथ के लिए एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है, अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है वो एंजाइमेटिक है ही, आपको पता है। वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ GA is its induction of hydrolytic enzyme। और कैसी enzymes, hydrolytic enzyme in the aileron layer। what is aileron layer? aileron layer क्या है, फास्ट रिप्लाई करो, फंक्शन खत्म करना है हमें फटाफट। इस वीक में ये चैप्टर खत्म करना है बेटा, थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म ही कर देंगे, और मंडे से नया लेयर, नया चैप्टर चलेगा, स्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल वाला, प्रोटेक्टिंग लेयर। बकवास मत करो पृथ्वी। एलोरोन लेयर क्या है, तुम लोग बहुत बदमाश बच्चे हो। किसी को नहीं आ रहा है एलोरोन लेयर क्या है। एलम, आकाश, मनाली, केतकी, निनाद, विदुला, ईशा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म के बाहर प्रोटीन का कुछ, एंडोस्पर्म के बाहर प्रोटीन का कुछ। हम्म। ठीक है चलो, आउटर मोस्ट भी नहीं बोल सकते ना आकाश। आउटर मोस्ट तो वो हो जाएगी जो प्रिवेंट कर रही है, जहां से इम्बिप्शन स्टार्ट होगा। कैसे मैंने बताया था, सीड जब आपका एंटर करता है सीड कोट होगा उस पे, क्लियर, सीड कोट होगा, अगर वो एंडोस्पर्मिक सीड होगा तो उसके अंदर एम्ब्रियो के साथ साथ एंडोस्पर्म भी होगा। क्लियर। पूरे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के फॉर्मेशन के टाइम एंडोस्पर्म रह गया होगा, कुछ बचा होगा, दैट्स वाई उसको हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो उस केस में वहां पे आपको जैसे मेज के केस, मेज का एग्जांपल दिया, मोनोकॉट सीड देख लेना, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में तुम लोगों को इमेज दिया हुआ है,
उस इमेज में लेबलिंग है, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, एलिरोन, क्लियर, स्कुटलम, ये सब लेबलिंग है वहां पे। तो वो प्रोटीन रिच लेयर होती है जो एम्बिप्शन करती है, जो जब आप शोक करते हो तो साइज बढ़ता है। सेम वे में ग्राम के चने के उसमें भी क्या है, इसी तरीके की लेयर होती है, ठीक है। तो दैट लेयर इज एलरोन लेयर ऑफ एंडोस्पर्म्स ऑफ जर्मिनेटिंग बार्ली सीड एंड सीरियल ग्रेन्स। तो ये सभी क्या है, मोनोकॉट है। जितना हम कहानी बोलते रहते हैं ना बीच बीच में, वो इसीलिए बोलते हैं कि सब चीज तुम लोग एक साथ रख पाओ अपने ब्रेन में। जिब्रेलिक एसिड स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और कहाँ पड़ा है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम जो हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी करते हैं, वो एंजाइम कौन से होते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम, क्लियर। तो हाइड्रोलेज एंजाइम को ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि वो हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी करेंगे किस पे, जो कंडेंसेशन रिएक्शन से बने हुए हमारे लार्ज बायोमोलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट होगा तो एमाइलेज कर सकता है, डाइसेक्राइड कर सकता है, ठीक है। अलग अलग मतलब डाइसेक्राइड को ब्रेक करने के लिए डाइसेक्राइडेज एंजाइम वर्क कर सकता है, लिपिड को ब्रेक करने के लिए लाइपेज करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोटीएजेस एक्ट करेंगे। तो उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम के टाइम भी देखा है, एंजाइमेटिक क्लासिफिकेशन के टाइम भी देखा है, ठीक। तो ये ही क्या कर रहा है कि स्टिमुलेट कर रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रोडक्शन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। जीए स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक प्रोटीएजेस, अल्फा एमाइलेज, लाइपेजेस, जो जो हम नाम लिए वहां लिखा भी है, which help to mobilize stored nutrient। क्योंकि हम देखो कहानी समझो बेटा, इसकी होने क्या वाला है, एक सीड है, सीड के अंदर स्टोर्ड है न्यूट्रिएंट, ठीक है। इस सीड को अगर हम अब सीडलिंग के लिए कंडीशन दे रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं, तो इसकी डोरमेंसी ब्रेक डाउन होगी और इसके अंदर जो स्टोर मटेरियल है वो टूटेंगे। वो टूटेंगे जब वो मोनो फॉर्म में आएंगे, मोनोमर फॉर्म में आएंगे। जैसे जस्ट सपोज अभी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, तो अंदर जो स्टोर्ड स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करके हमें सुक्रोज और फ्रुक्टोज ग्लूकोज तक लाना पड़ेगा। इज इट क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, हम ही बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या, समझ में आ रहा है। कभी तो मन करता है ना लैपटॉप में ही कोई ऐसा सिस्टम होता है, एक थप्पड़ वहां पे पड़ जाता है तुम लोग के गाल पे, और सब नींद से जरा उठ के सुनते रहते, ठीक है। तो वो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करेगा, और वो ब्रेक डाउन हुए मॉलिक्यूल्स आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, मेटाबॉलिक प्रोसेस में रोल प्ले करेंगे, और तभी तो वो सीड ग्रो करेगा। अभी सीड ग्रो करने के लिए उसके अंदर का ही मटेरियल आपको यूज करना है जो स्टोर्ड था। तो ऐसे एंजाइम के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है जिब्रेलिक एसिड, जीए। इज इट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है। एंजाइम फॉर्मेशन स्पेसिफिक फॉर द ग्रोथ ऑफ सीड इन द जर्मिनेटिंग सीड। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी वही चीज हो गया, जो जर्मिनेटिंग सीड है वो क्या कर रहा है, डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है। जब तक सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा था तो वो क्या था, सीड अपने डोरमेंसी स्टेज में था। क्लियर बच्चा, ठीक। तो ब्रेकिंग ऑफ जिब्रेलिन, जिब्रेलिन ओवरकम द नेचुरल डोरमेंसी ऑफ बर्ड। एक बर्ड ग्रो नहीं कर रही है, एक ट्यूबर, जैसे आपका पोटैटो रखा है घर में, तो वो ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको कंडीशन दो तो वो ग्रो करेगा, तो वहां पे जिब्रेलिन एक्टिवेट हो जाएगा। सीड जो भी डोरमेंट है उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने की, डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड। मतलब जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, ये डोरमेंसी कर रहा है, वो स्ट्रेस कंडीशन में मेटाबॉलिक को स्लो डाउन कर दिया है, एंड जिब्रेलिक एसिड ब्रेक कर रहा है डोरमेंसी। इज इट क्लियर, एंड अलाउ देम टू ग्रो। In this function, gibberellin act as antagonistically opposite to abscisic acid. Clear है? Now
पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी भी पहले बता चुके हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट्स का बनना हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पी। क्लियर है? जिब्रेलिन्स हैव बीन कंसिडर, पृथ्वी अपना कैमरा बंद कर बेटा। जिब्रेलिन हैव बीन कंसिडर्ड टू बी मोर इफेक्टिव देन ऑक्सिन फॉर इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी। अब ऑक्सिन और जिब्रेलिन आ गया दोनों, तो आपको किसको प्रेफरेंस करना है पार्थेनोकार्पी के लिए? जिब्रेलिन का। More effective than auxin for inducing parthenocarpy in fruits like apple, tomato and pear. इन सब में विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर आप फ्रूट का बनना करा रहे हो तो वहां पे जिब्रेलिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। GA application has also resulted in the production of large fruit and bunch length in the seedless grape. ये बड़ा आजकल मार्केट में चलता है। इसका एग्जांपल देख लो, आप खरीदने जाते हो आपको ये बड़े बड़े अंगूर दिखते हैं। हम लोग के टाइम में तो भाई छोटे छोटे अंगूर आते थे मार्केट में, मीठे मीठे अंगूर। ठीक है, इनकी साइज देखो छोटे छोटे, ये नॉर्मल है, नेचुरल है। अभी अंगूर की क्या कैसे, ग्रेप्स का कैसे होता है? क्रीपरी प्लांट होता है, उसको आप जिब्रेलिन से एक्सटर्नली ट्रीट कर दिया भाई, बढ़िया फ्लावर हो गए, बढ़िया फ्रूट्स लग गए, फ्रूट्स को फिर से ट्रीट कर दिया तो उसकी साइज एलोंगेट कर दी। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा तेजी से यूज होता है जिब्रेलिन। लेकिन आप देखोगे तो इसकी लेयर और इसकी लेयर में बहुत फर्क होता है। इसकी लेयर थिक होती है, इसका जूसी कंटेंट ज्यादा होता है, ये स्वीट होता है। ये थोड़ा सा स्वीट तो ये भी होगा लेकिन इससे कंपैरेटिवली कम होता है। तो मार्केट में आप जब ठेले, अगेन हम ठेले पे पहुंचा देते हैं, बार बार कहोगे मैम ठेले पे ले जा रही है, ठेला समझते हो ना तुम लोग, कार्ट वो जिसपे बेचते हैं सारा सामान। तो उसमें अगर ये रखा रहेगा तो तुम इसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगे। इंसान भी तो वही है ना, जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसी को दूसरा इंसान बना के दे रहा है। नॉलेज नहीं है हमें कि अच्छा क्या है, तो जो अच्छा दिख रहा है उसको हम उठा के ले आते हैं। इज इट क्लियर? तो ये कमर्शियल यूज हो गया इसका। सीडलेस ग्रेप तो पार्थेनोकार्पी में मतलब सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, फ्रूट है नहीं वहां पे, तो आप समझ सकते हो फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट द फर्टिलाइजेशन। एंड फ्रूट जो नेचुरली लग रहे हैं उसको भी आप जिब्रेलिन से अगर ट्रीट कर दोगे तो उसकी साइज को इनहेंस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ सेक्स एक्सप्रेशन। अब सेक्स की बात फ्लावर प्लांट में हो रही है, मतलब फ्लावर की बात हो रही है। ऑक्सिन का क्या से था? फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता था। यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर को प्रमोट करे। ठीक है, जिब्रेलिन कंट्रोल सेक्स एक्सप्रेशन इन सर्टेन प्लांट। इन जनरल जिब्रेलिन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर, मेल फ्लावर के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, एदर इन प्लेस ऑफ फीमेल फ्लावर। इन मोनोशियस, मोनोशियस होगा, अब नहीं पूछ रही आज, सुन लो। मोनोशियस मतलब सिंगल, एक ही प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर में या अलग अलग ब्रांच पे आपको फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर दिख सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं एक प्लांट के अंदर। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बताएंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। या एक ही फ्लावर पूरा परफेक्ट फ्लावर होगी, उसकी 4 रिंग्स प्रेजेंट है, तो भी वो कैसा हो जाएगा? बायसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। तो वहां पे वो फीमेल फ्लावर को बनने को प्रमोट नहीं कर रहा है, तो इन प्लेस ऑफ फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर का फॉर्मेशन कर रहा है। फीमेल फ्लावर का मतलब पिस्टिलेट फ्लावर, उसमें पिस्टिल होगा। मेल फ्लावर का मतलब स्टेमिनेट फ्लावर, उसमें स्टेमिना होगा। ठीक है, स्टेमिन होगा, स्टेमिना होगा, स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, एंड्रोशियम होगा, गैनोशियम होगा। प्लांट सच एज कुकर बिट्स, अगेन फैमिली आपको याद रखना। और इन जेनेटिकली फीमेल प्लांट्स लाइक, जेनेटिकली वो फीमेल प्लांट है लेकिन उसमें मेल को इंडक्शन कर दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिक एसिड। नाउ सब्स्टिट्यूशन फॉर वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन आपको डिटेल में पढ़ना है हार्मोन खत्म होने के बाद। मैकेनिज्म क्या आप समझ लो कि किसी किसी प्लांट को फ्लावरिंग के लिए, मतलब फर्दर रिप्रोडक्टिव फेज में उसको जाने के लिए लो टेम्परेचर की नीड है। जैसे अगेन आए एग्जाम्पल ले लो वीट का। ठीक है, गेहूं की जो खेती लगती है उसमें जब गेहूं में फ्लावर आता है वो फेज क्या होता है आपका? ठंडियों वाला होता है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर चाहिए है ताकि उसके अंदर नेचुरली फ्लावरिंग इंड्यूस हो सके। ठीक है, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। अगर आपने आर्टिफिशियली उसके अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस कर दिया है एक लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट देके उसके प्लांटलेट्स को, तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा?
दैट इज द मतलब आर्टिफिशियली कर दोगे तो आर्टिफिशियली वर्नलाइजेशन होगा, और नेचुरली भी उसको वर्नलाइजेशन ही बोलते हैं जब लो टेम्परेचर पे वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। ठीक है। अब जिब्रेलिन क्या कर रहा है, उस लो टेम्परेचर के लिए उस प्लांट को वेट करना पड़ेगा विंटर से विंटर तक, कि विंटर आए, ठंड का सीजन आएगा, टेम्परेचर लो होगा, तब वो फ्लावर आपका वो प्लांट फ्लावर को लगाएगा, फ्लावरिंग करेगा। तो जिब्रेलिन से ट्रीट करके हमने विदाउट विंटर सीजन उसके अंदर वर्नलाइजेशन का इफेक्ट डाल दिया, उसके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस कर दिया। इज इट क्लियर? तो वर्नलाइजेशन पूरा पढ़ना है डिटेल में, अभी यहाँ पे बस इतना समझो कि एक प्रोसेस है जो कि लो टेम्परेचर पे वेजिटेटिव प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज को इंड्यूस कर रहा है। वेजिटेटिव प्लांट अंडरगोज फ्लावरिंग फ्लावरिंग एट लो टेम्परेचर। इसकी पूरी मैकेनिज्म देखना है कि कैसे इसमें फ्रीजर वगैरह में कैसे यूज करते हैं, इसको क्या ट्रीट करते हैं। तो लो टेम्परेचर पे उसमें फ्लावरिंग हो सकती थी, दैट इज द प्रोसेस नोन एज वर्नलाइजेशन। लेकिन इस लो टेम्परेचर की नेचुरली रिक्वायरमेंट ना करके उसको जीए से ट्रीट कर दिए, तो अब उसमें फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि जिब्रेलिन क्या कर रहा है, आपके सेक्स एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है बाय द मीन्स ऑफ प्रमोटिंग फ्लावरिंग, बेसिकली स्पेशली मेल फ्लावर। द लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ बायएनियल, बायएनियल मतलब 1 ईयर 2 सीजन। इज इट क्लियर? 2 सीजन प्लांट के केस में। एनुअल मतलब होता है साल, पेरिनियल मतलब कई साल, एक एनुअल मतलब एक सीजन। ठीक है। बाई एनुअल मतलब 2 सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, इस तरीके से हम सीजनल क्रॉप है कोई, एक ही सीजन में वो लगी और खत्म हो गई तो वो कैसी हो जाएगी, एनुअल। बाई एनुअल मतलब एक में वेजिटेटिव फेज, एक में रिप्रोडक्टिव फेज चला है, पूरे साल वो क्रॉप लगी है एंड देन वो ग्रो की है, तो उसको बोलते हैं बाई एनुअल। The low temperature requirement of biannual for flowering can be replaced by gibberellin. मैंगो एनुअल, मैंगो तो पेरिनियल हो गया बेटा, सालों साल चलता है। हर साल फ्लावर जिसमें आते हैं, हर साल फ्रूट होते हैं, उनको पेरिनियल बोलते हैं, कई साल। माल्ट यील्ड, माल्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट, आपके माल्ट को इंक्रीज करेगा, तो अब ऐसे जैसे बार्ली ग्रेन, आपको अगेन वही विस्की रम बनाना है, बार्ली यूज करना है, ठीक है, अल्कोहल प्रोडक्शन में करना है, तो उस केस में हमें वो जो हमें चाहिए, जो फर्मेंटेशन के लिए चीज चाहिए, वो उसके अंदर ज्यादा होना चाहिए, उसी को बोलते हैं माल्ट। सिर्फ उसी को नहीं बोलते हैं, ठीक है, माल्ट आपके आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। माल्ट का पूरा प्रिजर्वेटिव वो मिलता भी है, आयुर्वेदा में मिलता है, होम्योपैथिक भी देते हैं वो ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसको दूध दूध में मिला के पीते हैं। तो माल्ट बेसिकली आप समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट रिच सप्लीमेंट। देयर इज इंक्रीज माल्ट प्रोडक्शन व्हेन जिब्रेलिन्स आर प्रोवाइडेड टू जर्मिनेटिंग बार्ली ग्रेन्स। लेकिन यहाँ पे जो दिया है ये आपको रिलेट करना है अल्कोहल फर्मेंटेशन से, जहाँ पे बार्ली के सीड को एज अ सबस्ट्रेट यूज करते हैं ड्यू टू ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एमाइलेज। क्लियर? माल्ट के यील्ड को बढ़ा रहा है। डिलेड राइपनिंग, डिलेड राइपनिंग मीन्स एक फ्रूट के पकने को डिले कर रहा है। क्लियर? राइपनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट्स कैन बी डिलेड विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन। इट इज यूजफुल इन सेफ एंड प्रोलॉन्ग स्टोरेज ऑफ फ्रूट। अगेन देखो बेटा, जब हम बताए ना तुम्हें कि ये ग्रेप्स और ये नॉर्मल ग्रेप और जीए टेस्टेड ग्रेप, तो इसको तुम स्टोर करोगे, ये ज्यादा दिन तक स्टोर रहेगा। ठीक है, प्रिवेंट है ये, इसकी स्किन थोड़ी सी हार्ड है, और ये आपका नेचुरली 2 से 3 दिन में आपका खराब होने लगेगा ग्रेप। तो डिलेड राइपनिंग, राइपनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट कैन बी डिलेड विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन। सिट्रस फ्रूट का राइपनिंग डिले होगा तो उसके अंदर जूसी कंटेंट आपका बढ़ता जाएगा, और वो बाद में कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा उसमें भी मेटाबॉलिज्म में कन्वर्जन होता है। बट आप साइज को बढ़ा लोगे, फ्रूट की साइज बढ़ेगी तो उसके अंदर जूसी कंटेंट बढ़ेगा। आपने देखे होंगे अलग अलग साइज के सिट्रस फ्रूट भी आते हैं, ठीक है, नींबू की भी अलग अलग, किसी किसी प्लांट में तो बढ़िया एकदम संतरे जैसे नींबू भी लगते हैं। तो अलग अलग तरीके का है, तो कुछ नेचुरल है, कुछ ट्रीटेड है।
सीड जर्मिनेशन, जैसे आपका ये अल्फांसो, अल्फांसो इज नॉट अ नेचुरल मैंगो। आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था खैर पहले तो, यहीं के लोकल स्टूडेंट ने ही बताया, मैथिली आप जानते हो, आपके सीनियर उसने बताया था मुझे। तो अल्फांसो जो है दैट इज एक्चुअली हाइब्रिड, ठीक है, उसको फॉर्म किया गया है, एंड उसके बाद देखो अब उसको सेल करके कितने लोगों की रोजी रोटी चलती होगी। तो सीड जर्मिनेशन नेक्स्ट, डोरमेंसी को ब्रेक किया है तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा, दैट इज रिलेटेड एंटागोनिस्टिकली प्रोसेस है। डोरमेंसी किया था एब्सिसिक एसिड ने, ब्रेक डाउन कर दिया जिब्रेलिक एसिड ने। तो जिब्रेलिन इंड्यूस जर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड। अब ये वर्ड क्या होता है ये लिख लो थोड़ा, फोटोब्लास्टिक, पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड, मतलब सीड जर्मिनेशन। फोटो मीन्स बता दे बच्चा, कौन बताएगा? फोटो मीन्स सीड जर्मिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ, क्या लिख दूं? अच्छे अच्छे बच्चे बता देंगे, लग रहा है आ रहे हैं मैसेज बहुत सारे। लाइट, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सीड जर्मिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वो कैसा हो गया? पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक। सीड जर्मिनेशन इन एब्सेंस ऑफ लाइट, दैट विल बी निगेटिव फोटोब्लास्टिक, ठीक है। फोटोब्लास्टिक, ब्लास्ट मतलब ऐसे ब्लास्टुला एक स्टेज होता है ग्रोथ के टाइम, बस आप ये समझ लो कि एक सेल ब्लास्ट करेगा और कई सारी सेल बना रहा है, मतलब फटेगा नहीं, ऐसा मत समझ लेना, वहां पे ग्रोथ हो जाएगी, एक्सेसिव एकदम ग्रोथ होगी। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, इन अब्सेंस ऑफ लाइट निगेटिव फोटोब्लास्टिक। तो जिब्रेलिन क्या कर रहा है? इंड्यूस जर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड ऑफ लेट्यूस, अगेन आपका सैलेड वाला, एंड टोबैको इन कंप्लीट डार्कनेस, अंधेरे में भी वो लाइट के प्रेजेंस में जो सीड जर्मिनेशन होना चाहिए, जो उन देखो सब कुछ क्या हो रहा है, ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग कर रहा है बेटा, ठीक है। तो एक तो है नेचुरली अकर हो रहा है, फिर नेचुरली से हम उसी चीज को एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म में सिंथेसाइज कर चुके हैं और स्प्रे कर दे रहे हैं, बस स्प्रे किया, तो लाइट हो या ना हो, लेट्यूस और टोबैको जो वहां पे रखे थे वो सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। इज इट क्लियर? क्योंकि उस सीड जर्मिनेशन के लिए उसको जिब्रेलिन चाहिए था। अब जिब्रेलिन या तो इंटरनली ग्रो कर जाए या एक्सटर्नली हमने स्प्रे करके उसके, जैसे हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन लेते हैं बेटा, उसी तरीके से इनके बॉडी के अंदर जिब्रेलिन चला गया, तो अब वो वहां पे जिब्रेलिन तो जिब्रेलिन अपना फंक्शन करेगा, अब उसको लाइट की जरूरत ही नहीं है। इज इट क्लियर? पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स ऑफ लेट्यूस, मतलब उनको लाइट चाहिए थी अपनी ग्रोथ के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, डोरमेंसी से जर्मिनेशन, डोरमेंसी मतलब जब सीड ग्रो नहीं कर रहा है, सीड जर्मिनेशन मतलब जब डोरमेंसी ब्रेक हो गई सीड ग्रो कर रहा है। क्लियर बेटा? तो सीड ब्रेक, डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए उसको लाइट की रिक्वायरमेंट थी, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड। बट लाइट नहीं है, अंधेरा है, एकदम गोदाम में रखा हुआ है, और जाके हमने वहां ट्रीट कर दिया उसको जिब्रेलिन से, तो भी उसमें सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद उसको फील्ड में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोर लग रहा है क्या तुम लोग को ये बहुत चैप्टर? नहीं लग रहा है ना? अपने अगल बगल देखो, इसलिए तो हम एग्जाम्पल्स भी ऐसे देते हैं जो तुम एक्चुअली में अब जाओगे तो, अब देखो तुम कभी अगर गए तो तुम लोग को देखोगे कि कैबेज खरीदते वक्त तुम्हें ये आएगा, ध्यान आ जाएगा, ग्रेप्स खरीदते वक्त भी तुम ध्यान दोगे कि क्या चीज है, कैसे ट्रीटेड है, क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा। नाउ नेक्स्ट हार्मोन हमें जो देखना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। साइटोकाइनिन डिस्कवरी, जिब्रेलिन का हम एनसीईआरटी कल करा देंगे, ठीक है। साइटोकाइनिन डिस्कवरी में हमने देखा था कि साइटोकाइनिन की डिस्कवरी के लिए काइनिन, काइनिन टर्म दिया गया था, और यहाँ पे बहुत सारे लिविंग कंटेंट को यूज किया गया था, एंड दिस इज अगेन सेरेपेंडिटी, डिस्कवरी पढ़ाई कुछ और चल रही थी, मिल कुछ और गया, तो ये डिस्कवर हुआ था आपका टिश्यू कल्चर के टाइम। तो साइटोकाइनिन्स आर प्लांट ग्रोथ हार्मोन, एज द नेम इंडिकेट साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस कराने वाला, सेल डिवाइड कराने वाला हार्मोन इज साइटोकाइनिन, और स्पेसिफिकली प्लांट में है तो हम उसको फाइटोकाइनिन भी कह सकते हैं। इसका केमिकल क्या है, नेचर, बेसिक इन नेचर,
बेसिक इन नेचर, पहला हार्मोन जो आपको बेसिक मिला। तो प्रमोटरी हार्मोन में दो एसिडिक है, एक बेसिक है। एसिडिक में ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, जिब्रेलिन बोले या जिब्रेलिक एसिड बोले एक ही बात है बेटा, ठीक है। तो जिब्रेलिन ऑक्सिन आपके कैसे हैं, वीक एसिडिक एसिड इन नेचर, एंड साइटोकाइनिन आपका बेसिक इन नेचर है। और बहुत कुछ इसका कंफ्यूजिंग है, फिर से तो थोड़ा हम लोग कल ही डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इंट्रोडक्टरी देखते हैं। इधर अमाइनो प्यूरिन, प्यूरिन क्या क्या है आपके, ए और जी, क्लियर, उनका अमाइनेशन कर दो तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके साइटोकाइनिन फॉर्म होंगे। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पे जो रिंग स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, प्यूरिन की रिंग स्ट्रक्चर, क्लियर। अमाइनो प्यूरिन, प्यूरिन कैसा है, डबल रिंग और सिंगल रिंग। प्यूरिन का नेचर कैसा है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। साइटोकाइनिन आर बेसिकली प्यूरिन डेरिवेटिव्स, प्यूरिन से ही आपको मिलेंगे टू रिंग स्ट्रक्चर। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो अमाइनो प्यूरिन और फेनाइल यूरिया डेरिवेटिव, फेनाइल यूरिया डेरिवेटिव, उसमें भी अमाइनो ग्रुप है, डेरिवेटिव बनेगा, साइटोकाइनिन बन जाएगा। दैट प्रमोट सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, either alone or in conjugation with auxin, that is very very important पर्सन। ये दोनों कब साथ में रहते हैं, कब अगेंस्ट हो जाते हैं, इनकी दोस्ती यारी इतना कंफ्यूज करती है फाइटो हार्मोन के केस में। और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे के चांसेस है। तो या तो अकेले कर सकता है साइटोकाइनेसिस, या तो ऑक्सिन के साथ कोलैबोरेट होके करेगा। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, 1, 3, 9, 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप दिख रहा है। तो आपको ये क्या रहेगा बेटा, दैट स्ट्रक्चर इज प्यूरिन स्ट्रक्चर। प्यूरिन स्ट्रक्चर का डेरिवेटिव, प्यूरिन स्ट्रक्चर से ही फॉर्म होने वाला फाइटो हार्मोन है साइटोकाइनिन। काइनेटिक एक्टिविटी करता है, काइनिन भी इसको ही बोलते हैं, क्लियर। जो बहुत ज्यादा फर्स्ट डिस्कवर्ड है, दैट इज आइसोपेंटेनाइल एडेनिन, क्लियर। G18 एंड सिस G18, ट्रांस एंड सिस पोजीशन का फर्क होता है थोड़ा, और कुछ नहीं है ज्यादा। तो आपको आइसोपेंटेनाइल एडेनिन का नाम याद रखना है, G18 का नाम याद रखना है, बस नाम याद रखना है, स्ट्रक्चर नहीं याद रखना। डिस्कवरी देख लेते हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन है इसकी डिस्कवरी। फर्स्ट साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो सीक्वेंस में ये जिब्रेलिन के बाद में डिस्कवर्ड हुआ है, इसलिए हम सीक्वेंस इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड बाय मिलर एंड स्कूप, मिलर स्कूप, वहां पे भी नाम दिया था मैंने, स्कूप एंड मिलर एक्सपेरिमेंट जो भी हो रहा था उससे साइटोकाइनिन का डिस्कवरी हुआ था। ड्यूरिंग कैलस टिश्यू कल्चर, कैलस वर्ड कई बार आ चुका है, दैट इज द एमॉर्फस ग्रोथ ऑफ सेल, एमॉर्फस ग्रुप ऑफ सेल ग्रोथ करेगी, जब सेल ग्रो करेगी, अनडिफरेंशिएटेड क्लस्टर होगा सेल का, उसको हम कैलस कहते हैं, क्लियर। और किस प्लांट में ये कर रहे थे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोबैको देखो डिजीज में भी आपको पढ़ना है, साइंटिफिक नेम भी इसका याद रहना चाहिए, और यहाँ के लिए साइटोकाइनिन की डिस्कवरी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निकोटियाना टोबैको, टोबैकम, दैट इज द साइंटिफिक नेम, जीनस निकोटियाना टोबैकम, स्पीसीज टोबैको। उसके कैलस के टिश्यू कल्चर के टाइम इन्होंने रिपोर्टेड किया इसको। It was synthetic product formed by autoclaving herring sperm. Herring is a fish. This is the name of fish. इस फिश के मेल गैमेट मतलब स्पर्म से आइसोलेट किया गया था। हमें पता है ये क्या है, प्यूरिन से बन रहा है बेटा। तो जहां जहां डीएनए आरएनए वहां वहां आपके साइटोकाइनिन होने के चांसेस बन जाएंगे। इज इट क्लियर, लिंक कर रहे हो ना। दिस सिंथेटिक प्रोडक्ट वाज आइडेंटिफाइड एज, जो फर्स्ट आप आइडेंटिफाई कर दिया, दैट इज 6 फॉस्फोरिल अमाइनो प्यूरिन एंड नेम्ड एज काइनेटिन, ठीक है। तो पहले जो सबसे पहले साइटोकाइनिन बाद में नाम आया था बेटा, सबसे पहले जो आया था दैट इज 6 फॉस्फोरिल अमाइनो प्यूरिन, और इसको आइसोलेट किया गया था हेरिंग स्पर्म से, क्लियर। हेरिंग एक फिश है, उसके स्पर्म के डीएनए कंटेंट से आइसोलेट किया गया था। he found that the normal cell division he found that the normal cell division induced by adding yeast extract। अब देखो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा रहे अभी हम। ड्यूरिंग कैलस टिश्यू कल्चर, अगर हम यहाँ पे मीडियम यूज करें, जैसे कोकोनट वाटर यूज कर ले, कोकोनट मिल्क यूज कर लें, तो वहां पे इंडक्शन एक ग्रोथ कैलस के अंदर दिख रहा था। हैरिंग स्पर्म को ऑटोक्लेव एक टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें स्टरलाइजेशन कर देते हैं और फिर वहां से आप आइसोलेट कर सकते हो कोई भी
इन्फेक्शन होगा, वो वहां पे कोई माइक्रोब्स होंगे, वो किल हो जाएगा और आपको नेचुरल प्योर चीज एक मिलेगी। तो ऑटोक्लेविंग टेक्निक है। एंड जो प्रोडक्ट आइसोलेट किया था दैट इज 6 परफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन, एंड उसको काइनेटिन का नेम दिया गया था। फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट मतलब फंगाई, फंगाई का एक्सट्रैक्ट। आप वो जो बेकर्स ईस्ट पाउडर डालते हो ना बेटा, घर में भी यूज किए होगे, अगर कहीं बेकरी बेकरी की कुछ चीजें बनाओगे तो पैकेट में ईस्ट एक्सट्रैक्ट आता है, उसको यूज करते हो, तो वो वहां पे क्या कर रहा है, फर्मेंटेशन करता है एक तरीके, और उससे आपका इडली डोसा का जो बैटर है उसमें ग्रोथ आ जाती है। ठीक है, CO2 इवॉल्व होता है, निकलता है, इसलिए वहां से पोरस स्ट्रक्चर और साइज बढ़ती है। तो अब बताओ, ईस्ट को डाले तो फिर से ईस्ट का डीएनए आया, ईस्ट का डीएनए आया तो मतलब साइटोकाइनिन आ रहा है। ठीक है, लिंक करो ये सब, तुम्हें नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि ये क्या बात हो रहा है। प्लांट के केस में कहाँ से कहीं फिश आ जा रहा है, कहीं ईस्ट आ जा रहा है, अरे कुछ नहीं आ रहा है, डीएनए आ रहा है, सिंपल सी चीज, डीएनए आ रही है इधर उधर से। क्लियर। टर्म साइटोकाइनिन प्रपोज बाय लेथम 1960, देखो 1955 में डिस्कवरी, एंड देन काइनेटिन का नेम, देन आपको जो टर्म साइटोकाइनिन आया वो लेथम ने दिया था, एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन में आपको मिलर एंड स्पूग आएगा, ध्यान में रखना है, लेथम ने नाम दिया था टर्म साइटोकाइनिन, प्रपोज्ड बाय लेथम। डिस्कवर्ड फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन इन अनराइप, तो मैंने बताया साइटोकाइनिन फर्स्ट आपकी क्या है, इन अनराइप मेज ग्रेन, और मेज ग्रेन से मेन ब्रेस को हम बोलते हैं ना जिया, मेज। ठीक है, वहां से ही उसको नाम दिया गया था जिएटिन। इट वॉज नेम्ड एज जिएटिन 6 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ट्रांस 2 ब्यूटेनाइल अमाइनो प्यूरिन। अब ये आईपैक नेम है, इसको यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें वही स्ट्रक्चर है। तो जिएटिन का स्ट्रक्चर जो फर्स्ट ऑब्टेन किया गया था नेचुरल साइटोकाइनिन, इंपॉर्टेंट है। About 18 cytokinins have been discovered जिसमें आइसोपेंटेनाइल एडेनिन आपका मोस्ट अबंडेंट है, वाइडली अकरिंग है, एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड G18 है। ठीक है, नेचुरली डिस्कवर्ड। और ये आपको कैसे ऑटोक्लेव करने के बाद उसके अंदर पूरा उसको डेड करने के बाद तब आप उसके डीएनए से एक प्रोडक्ट को, सिंथेटिक प्रोडक्ट को निकाल रहे हो, उसको आप क्या बोल रहे हो, 6 परफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन। डिफरेंस सब में क्लियर रखना, दिस इज 6 परफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन जिसको आपने डेड करने के बाद वहां से एक्सट्रैक्ट किया है। क्लियर, तो सिंथेटिक है। ईस्ट भी एक्सट्रैक्ट है, सिंथेटिक है। देन आपने जो साइटोकाइनिन नेचुरली ऑब्टेन किया वो मेज ग्रेन से किया, मेज से ही याद रखो जिया नाम होगा उसका, जिया जिएटीन। अबाउट साइटोकाइनिन, 18 साइटोकाइनिन हैव बीन डिस्कवर्ड जिसमें आइसोपेंटेनाइल एडेनिन जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर था दैट इज मोस्ट अबेंडेंट, ये आपका मोस्ट अबेंडेंट। ठीक है, सिंथेसाइज्ड इन रूट्स एज वेल एज एंडोस्पर्म। चलो ये सब कल बताएंगे। अभी आफ्टरनून में क्या करना है, पेपर डिस्कस करें, आफ्टरनून में पेपर डिस्कस करें।